आज हम एक ऐसे विचारक के विचारों की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनके एक एक शब्द ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। एक ऐसा नाम जो आज भी क्रांतियों, बहसों और सियासत के बिल्कुल केंद्र में है, कार्ल मार्क्स। हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चुभने वाले सवाल से शुरू होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि दौलत कुछ ही हाथों में सिमटती जा रही है? क्यों कुछ लोग आलीशान जिंदगी जीते हैं जबकि उसी शान शौकत को बनाने वाले लोग खुद संघर्ष करते हैं? देखिए, यही वो पहेली थी जिसे सुलझाने में मार्क्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो मार्क्स की दुनिया को समझने के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी उसी शाश्वत सवाल से, फिर जानेंगे उनके विद्रोही सफर के बारे में, समझेंगे कि वो इतिहास को किस नज़र से देखते थे, खोलेंगे पूंजी का रहस्य और आखिर में बात करेंगे उनकी विरासत की। तो चलिए, सबसे पहले उस सवाल की जड़ों तक चलते हैं जिसने मार्क्स को सोचने पर मजबूर किया। ये कोई किताबी सवाल नहीं था, बल्कि उनके दौर की एक कड़वी हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो भाई, इन क्रांतिकारी विचारों के पीछे का इंसान कौन था? कैसे एक नौजवान कवि दुनिया को हिला देने वाला विचारक बन गया? क्या था उसका सफर? मार्क्स के शुरुआती सालों की कहानी काफी दिलचस्प है। एक अमीर परिवार में पैदा होने के बावजूद यूनिवर्सिटी पहुंचते पहुंचते वो एक बागी छात्र बन चुके थे। बर्लिन में तो वो यंग हेगलियंस जैसे रैडिकल विचारकों के ग्रुप में शामिल हो गए और बस यहीं से उनकी क्रांतिकारी सोच की शुरुआत हुई। और यहीं पर मार्क्स के विचारों में एक जबरदस्त मोड़ आया। उस जमाने के मशहूर दार्शनिक थे हेगेल, जिनका मानना था कि हमारे विचार और हमारी चेतना ही दुनिया को चलाते हैं। मार्क्स ने इस आइडिया को कह सकते हैं कि सिर के बल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, विचार दुनिया नहीं बनाते, बल्कि हमारी असली दुनिया, हमारी आर्थिक हालात, हमारे काम करने का तरीका, ये सब मिलकर हमारे विचारों को बनाते हैं। अपने लिखने की वजह से जब उन्हें देश से निकाल दिया गया तो मार्क्स पेरिस पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स से। दोनों ने मिलकर एक ऐसा सिद्धांत गढ़ा जो सिर्फ समाज की बुराई नहीं करता था, बल्कि पूरे इंसानी इतिहास को समझाने का दावा करता था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की ये पहली लाइन, बस ये एक लाइन ही उनके पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। मार्क्स के लिए राजाओं और लड़ाइयों की कहानियां तो बस ऊपरी परत थी। असली कहानी तो हमेशा से 2 वर्गों के बीच के टकराव की थी। एक वो जिसके पास सब कुछ है और दूसरा वो जिसके पास कुछ नहीं। इसे ऐसे समझिए, मार्क्स ने इतिहास को कई दौर में बांटा। हर दौर में 2 मुख्य किरदार रहे, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। पुराने जमाने में मालिक और गुलाम, फिर सामंती दौर में जमींदार और किसान, और उनके अपने दौर में पूंजीपति, जिन्हें वो बुर्जुआ कहते थे, और मजदूर यानी सर्वहारा। ये टकराव ही उनके हिसाब से इतिहास का इंजन है। और फिर मैनिफेस्टो का अंत होता है इस नारे के साथ जिसने दुनिया भर में आग लगा दी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पुकार थी कि मजदूरों, अपना देश, अपनी जाति सब भूलकर एक हो जाओ, क्योंकि दुश्मन एक ही है, ये पूंजीवादी सिस्टम। लंदन में गरीबी और गुमनामी में जीते हुए मार्क्स ने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम शुरू किया। वो ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में दिन रात एक करके उस सिस्टम की चीर-फाड़ करने में जुट गए जो उन्हें हैरान भी करता था और परेशान भी, यानी पूंजीवाद। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सारा मुनाफा, ये प्रॉफिट आखिर आता कहां से है? मार्क्स का जवाब एक शब्द में छिपा है, सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य। ये वो छिपा हुआ मूल्य है जो एक मजदूर अपनी दिहाड़ी से कहीं ज्यादा पैदा करता है, और यही मार्क्स के हिसाब से पूंजीवाद का सीक्रेट इंजन है। चलिए, इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक मजदूर 8 घंटे काम करता है। मार्क्स कहते हैं कि वो शायद सिर्फ 4 घंटे में ही अपने दिन भर की मजदूरी के बराबर का सामान बना लेता है। तो बाकी के 4 घंटे की मेहनत कहाँ गई? वही है अतिरिक्त मूल्य जो सीधा मालिक की जेब में मुनाफे के तौर पर चला जाता है। मार्क्स के लिए शोषण का असली मतलब यही था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। मार्क्स ने सिस्टम का गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी पकड़ा। उन्होंने इसे नाम दिया अलगाव या परायापन। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान अपने काम से, अपनी बनाई चीजों से और यहां तक कि खुद अपनी इंसानियत से ही कट जाता है, पराया हो जाता है। उन्होंने इसे 4 हिस्सों में समझाया। पहला, मजदूर अपनी बनाई चीज से अलग हो जाता है क्योंकि वो उसकी होती ही नहीं।
दूसरा, काम करने का प्रोसेस उसके लिए बेमतलब और थकाऊ हो जाता है। तीसरा, वो अपने साथी कर्मचारियों को भी एक कॉम्पिटिटर की तरह देखने लगता है। और आखिर में सबसे दुखद, वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इंसानी पहचान से ही दूर हो जाता है। तो अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर। मार्क्स की विरासत आखिर है क्या? उनकी मौत के बाद उनके विचार किताबों से निकलकर सड़कों पर आ गए। इन विचारों ने क्रांतियों को जन्म दिया। लेकिन हाँ, इन्हीं विचारों का इस्तेमाल उन तानाशाही हुकूमतों ने भी किया, जिन्हें शायद खुद मार्क्स भी देखकर हैरान रह जाते। 20वीं सदी में रूस, चीन, क्यूबा जैसी जगहों पर मार्क्स के नाम पर क्रांतियां हुईं। लेकिन जो सिस्टम बने, वो अक्सर एक पार्टी की तानाशाही में बदल गए। वहां इंसानी आज़ादी को कुचल दिया गया, जो कि इंसान की पूरी आज़ादी के मार्क्स के असली मकसद से कोसों दूर था। चलिए अब इन पुराने विचारों को आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। आज के गिग इकोनॉमी वर्कर के बारे में सोचिए। कोई ऐप के लिए काम कर रहा है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, अपने साथियों से कभी मिलता नहीं। क्या ये मार्क्स के बताए अलगाव का आज का वर्जन नहीं लगता? और जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, जहां एक तरफ अरबपतियों की दौलत रॉकेट की तरह बढ़ रही है और दूसरी तरफ करोड़ों लोग गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या ये मार्क्स के वर्ग संघर्ष वाले आइडिया को सही साबित नहीं करता? क्या ये वही पुरानी कहानी नहीं है जो बस नए कपड़ों में हमारे सामने है? आजकल बर्नआउट शब्द हम सबने सुना है। लगातार काम करने और हमेशा प्रोडक्टिव बने रहने का दबाव। जरा सोचिए, क्या ये ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त मूल्य निचोड़ने की उस अंतहीन दौड़ का नतीजा नहीं है, जहां मुनाफे के सामने इंसान की भलाई की कोई कीमत नहीं रह जाती? तो आखिर में मार्क्स की असली विरासत शायद उनकी भविष्यवाणियों में नहीं है। उनकी असली ताकत उन सवालों में है जो उन्होंने हमें पूछना सिखाया। उन्होंने हमें सत्ता, पैसा और मेहनत के बीच के छिपे हुए रिश्तों को देखने के लिए एक नया क्रिटिकल चश्मा दिया। और यही बात हमें उस आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या एक ऐसा सिस्टम जिसका मेन इंजन ही मुनाफा कमाना हो, वो कभी भी हर इंसान और इस धरती की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है? ये सवाल 150 साल पहले जितना ज़रूरी था, शायद आज उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है।